नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। राजनीति के प्रकांड पंडित चाणक्य ने कूटनीति के 4 मूल तत्व बताए हैं: साम, दाम, दंड और भेद। आज हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मौजूदा हालात चिंताजनक है। राष्ट्रहित को देखते हुए हमें अपनी विदेश नीति में बदलाव करना चाहिए। अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से एक साथ कई रास्ते निकल रहे हैं। भारत के सामने एक सही रास्ता चुनने की बहुत बड़ी चुनौती है। आज की तारीख में तालिबान लड़ाके काबुल से कुछ किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुके हैं। कई क्षेत्रों में अफगान फोर्सेस के साथ उनकी भीषण जंग जारी है। कंधार में कवरेज के लिए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। वो अफगान फोर्सेस के साथ कंधार के हालात कवर करने गए थे। पिछले हफ्ते मैंने अपने खास कार्यक्रम एशिया का भस्मासुर में बताया था कि कैसे कूटनीति की बिसात पर महाशक्तियां अफगानिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के फिराक में हैं। अपने नफा नुकसान के हिसाब से बातचीत की टेबल सज रही है। अफगानिस्तान में भारत पिछले 20 साल से लगातार रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, अफगानिस्तान के अलग अलग सूबों में भारत की मदद से चल रहे प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? तालिबान के मजबूत होने से भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां पैदा होने वाली हैं? तालिबान के साथ पाकिस्तान चीन की दोस्ती के साइड इफेक्ट्स से कैसे बचेगा भारत? क्या दिल्ली के पास कोई ऐसा रोड मैप है जिससे अफगानिस्तान में शांति बहाल हो सके और चीन के वर्चस्व को भी रोका जा सके? क्या अफगानिस्तान मुद्दे पर भारतीय विदेश नीति में बड़े बदलाव का समय आ गया है? तालिबान के तिलिस्म से पैदा हुए ऐसे ही सुलगते सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज अपने खास कार्यक्रम तालिबान पर भारत का धर्म संकट में। पूरी जिंदगी कूटनीति के दांव पेच को बारीकी से देखने वाले डिप्लोमैट्स भी एक बात कबूल करते हैं कि आज की तारीख में तालिबान अफगानिस्तान की हकीकत बनता जा रहा है। मुल्क के 2/3 से ज्यादा जिलों की मुख्य इमारतों और केंद्रों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान के सभी अहम ट्रेड रूट पर तालिबान के लड़ाकों का कंट्रोल है। आज का तालिबान एक ओर बंदूक और मोर्टार के दम पर कब्जा करते हुए काबुल की ओर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ बातचीत की मेज पर भी बैठ रहा है। बगदिस प्रांत में सरकार और तालिबान के बीच लड़ाई खत्म करने पर सहमति बनने लगी है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का कहना है कि उनका मकसद अफगानिस्तान से विदेशियों को हटाना और इस्लामिक सरकार कायम करना है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए तालिबान बातचीत और युद्ध दोनों ही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कतर में दोहा में पहली बार अफगान सरकार के प्रतिनिधि और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है। अफगान सरकार की ओर से सुलह परिषद के अगुवा अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अहम भूमिका में है। अब्दुल्ला को भरोसा है कि मुल्क के अधिकांश हिस्सों में हो रही भीषण लड़ाई के बावजूद शांति कायम हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, तो तालिबान को लेकर दिल्ली की कूटनीति पुराने ढर्रे पर रहे या उसे आगे बढ़ना चाहिए? कूटनीति और युद्ध नीति का ऐसा मेल भी बहुत कम दिखता है। अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान लड़ाकों और अफगान सेना में भीषण लड़ाई जारी है। जिस काबुल पर कब्जे के लिए तालिबान बेकरार है, वहां से करीब 3600 किलोमीटर दूर दोहा में अफगान सरकार के प्रतिनिधि और तालिबान लड़ाके बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशों में जुटे हैं। ये भी एक बड़ी बात है
कि पहली बार अफगान सरकार और तालिबान प्रतिनिधि एक छत के नीचे आए हैं। इस बातचीत में अफगान सरकार की ओर से सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद करीम खलीली, जमीयत इस्लामी के अलग गुट के प्रमुख अता मोहम्मद नूर, मुख्य वार्ताकार मसूद स्टेनकाज़ई, सलामा रहीमी, फातिमा गिलानी और शांति मामलों के मंत्री सादात मंसूर नादेरी टीम का हिस्सा हैं। देखिए, अफगानिस्तान में आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ लग रहा है कि आने वाले वक्त में तालिबान का अफगानिस्तान की गवर्नेंस में कोई ना कोई दखल ज़रूर रहेगा। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि क्या तालिबान ज़ोर ज़बरदस्ती से, हिंसा के बल में, अनडेमोक्रेटिक तरीके से पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेता है, या फिर वो इंट्रा अफगान टॉक्स के ज़रिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला जिसमें पावर शेयरिंग का प्रोविज़न रखा जाए और उसके रूट से तालिबान सरकार में आता है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर उसका कब्जा हो चुका है। मोटे तौर पर देखा जाए तो इसका मतलब है कि तालिबान काबुल की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान बातचीत के लिए बेचैन क्यों है। दरअसल तालिबान का मुल्क के 85% हिस्से पर कब्जे का दावा मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की रणनीति का हिस्सा है। तालिबान लड़ाकों ने जिलों की मुख्य इमारतों, अहम ठिकानों और रास्तों पर कब्जा किया है। रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक राइफल्स लिए तालिबान लड़ाके अहम ठिकानों तक तो पहुंच गए। उनके कमांडरों ने जीत का दावा भी कर दिया, लेकिन अब उन ठिकानों पर कब्जा बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना की अगुवाई में ट्रेन्ड अफगान आर्मी कई मोर्चों पर तालिबान लड़ाकों को कड़ी टक्कर देने लगी है। ऐसे में भीतर खाने तालिबान चाहता है कि दोहा में बातचीत की टेबल से अफगानिस्तान में 3 महीने के लिए युद्ध विराम का रास्ता निकल जाए। तालिबान चाहता है कि अफगान सरकार तत्काल उसके 7,000 कैदियों को रिहा कर दे। ऐसे में अफगान सरकार और तालिबान दोनों को ही आगे की राह तय करने के लिए समय मिल जाएगा। हो सकता है कुछ गिरबान से जो हो सकता है ऐसे वर्ग जो तालिबान के अंदर अभी काफी सक्रिय हैं, उनके जो सही उनकी जो डिमांड है, हित है, या उनकी जो बातें हैं उसे सुनना चाहिए, और उस सुनने के पश्चात उन्हें हमें प्रोत्साहित करना होगा फिर से कि एक जनतांत्रिक व्यवस्था को फैलाए, पूरी तरफ लाए। एक आतंकवादी साम्राज्य से उन्हें कुछ मिलने हासिल होने नहीं जा रहा है। बातचीत की एक टेबल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भी सजी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का आमना सामना हो गया। जब राष्ट्रपति गनी ने अफगान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान पर नकारात्मक भूमिका का आरोप जड़ा, तो पाकिस्तान के वजीर आजम तिल मिला गए। President Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 people dead, 70,000 casualties in the last 15 years. The last thing Pakistan wants is more conflict. As neighbors, we feel there are brothers. There should be peace there. राष्ट्रपति गनी को जवाब देते हुए इमरान खान ने तालिबान से अपने गहरे लगाव का इजहार करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। वो दलील देने लगे कि अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस के 1.5 लाख फौजी थे, तब तालिबान को बातचीत के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। ताशकंद में ही एक और मेज सजी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी बैठे। एस जयशंकर ने भरोसा दिया कि अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और विकास में भारत का सहयोग जारी रहेगा। मिशन अफगानिस्तान पर निकले एस जयशंकर अब तक कतर, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में बातचीत के जरिए अफगानिस्तान की आग बुझाने की कोशिश कर चुके हैं। ज्यादातर देश तालिबान के साथ या तो सीधी बात कर रहे हैं या फिर बैकडोर से। मॉस्को, तेहरान, इस्लामाबाद और इस्तांबुल के डिप्लोमेट अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति में आतंकियों से बातचीत के लिए कोई जगह नहीं रही है। ऐसे में तालिबान से रिश्तों को लेकर कूटनीति के जानकार भी बंटे दिख रहे हैं। आज की बदलती परिस्थितियों में भारत को निश्चित रूप से, और वो भारत कर भी रहा है, तालिबान के साथ अपनी कम्युनिकेशन चैनल्स को खोलना चाहिए और वाइडन करना चाहिए।
डेफिनेटली जो माना जाता है, जो है अभी तक, भारत का जो सपोर्ट है वो अफगान नेशनल गवर्नमेंट के साथ रहा है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत मदद करी है भारत ने, राइट। बट अगर आज की तारीख में अफगानिस्तान में तालिबान का रुतबा बढ़ता जा रहा है, तो भारत को भी तालिबान के साथ अपनी कम्युनिकेशन चैनल्स खोलनी चाहिए। यह सत्य है कि अफगानिस्तान में स्थिति में परिवर्तन काफी तेजी से आती जा रही है और तालिबान उस पर कब्जा करता जा रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि भारत की जो पुरानी नीति है और भारत की जो पुराना अप्रोच रहा है वह भारत उसे छोड़ दे। भारत हमेशा से समर्थन करते रहा है अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की, और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति होनी चाहिए, हिंसा का अंत होना चाहिए। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि भीतर खाने भारत तालिबान के नरमपंथी गुट से बातचीत कर रहा हो और समय आने पर इसका खुलासा किया जाए, क्योंकि कूटनीति के जानकार मानते हैं अफगानिस्तान मसले पर कम से कम भारत हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा होगा। हामिद करजई और अब्दुल्ला अफगानिस्तान में कभी तालिबान विरोध का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। वो अब तालिबान के साथ सुलह और शांति की पहल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो अमेरिका 20 साल तक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ा, उसी अमेरिका ने दोहा में तालिबान के साथ समझौते पर दस्तखत कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की कमान एक कुशल राजनयिक रहे एस जयशंकर के हाथों में है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कूटनीति में रिश्ते किस बुनियाद पर खड़े होते हैं। तालिबान का सुर भी तेजी से बदल रहा है। उसके प्रवक्ता सुहेल शाहीन का कहना है कि सत्ता में आने के बाद तालिबान अफगानिस्तान में भारत का इस्तकबाल करेगा, जिससे विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से भारत रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। उसके काम की बदौलत अफगान लोगों के दिलों पर वो राज भी कर रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर हुए किसी बड़ी बातचीत की टेबल पर भारत नहीं दिख रहा है। अफगानिस्तान के हालात ने भारत के सामने सुरक्षा से लेकर कारोबार के मोर्चे पर कई गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। हेरात प्रांत में बने इस सलमा डैम को भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का डैम कहा जाता है। इस डैम का निर्माण भारत ने करवाया है, जिससे अफगानिस्तान के लोगों के घर रोशन हो सके, खेत सोना उगल सके। लेकिन तालिबान की आंखों में दोस्ती का यह डैम हमेशा खलता रहा है। अब तालिबान इस डैम पर मोर्टार से हमले कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जाने लगी है कि तालिबान अपने मोर्टार का मुंह अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की ओर मोड़ सकता है। हो ये सकता है कि जो भारत के साथ तालिबान के 2001 के पहले संबंध थे वैसे ही रहेंगे, यानी एक डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगा, और इससे भारत में कश्मीर या अन्य जितने भी जो धर्म से और इस्लाम से रिलेटेड, मजहब से रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स हैं, उनको तालिबान भारत में उन थ्रेट को और उन टेररिस्ट को मदद करेगा। हिंदुस्तान ने वहां अहम सड़कें बनवाई हैं, डैम खड़े किए हैं, बिजली लाइनें बिछाई हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल और लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाए हैं। करीब $3 अरब से ज्यादा की रकम भारत वहां लगा चुका है। दोनों देशों के बीच कारोबार भी $1 अरब तक पहुंच चुका है। तालिबान की वजह से इन सब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कूटनीतिज्ञों का मानना है कि तालिबान की बढ़त से भारत को एक और झटका लग सकता है, ईरान में बन रहे चाबहार पोर्ट के मुद्दे पर। इससे भारत की कनेक्टिविटी टूटने का खतरा भी पैदा हो गया है। अगर तालिबान के कंट्रोल में अफगानिस्तान रहेगा
तो बहुत बड़ी संभावना है कि वहाँ से बहुत से ऐसे आतंकवादी ग्रुप जो एंटी इंडियन हैं, लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, जिनकी काफ़ी नज़दीकियाँ बताई जाती हैं तालिबान के साथ, तो वो भारत के हितों के खिलाफ में वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत बड़ी चुनौती है और भारत इस बात से पूरी तरह से समझता है इस बात को और आने वाले समय के लिए हर परिस्थिति से निपटने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालने की दिशा में वो काम कर रहा है। तालिबान अच्छी तरह समझ रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के दिल में हिंदुस्तान रचा बसा है। ऐसे में तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन कहने लगे हैं कि सत्ता में आने के बाद तालिबान अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का स्वागत करेगा, जिससे मुल्क में विकास कार्यों को बढ़ाया जा सके। लेकिन सलमा डैम पर हुआ हमला तालिबान की कथनी और करनी में अंतर बयां कर रहा है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर भी है। अगर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी जमीन पर खड़े आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान की ओर शिफ्ट कर सकता है और वहां से भारत पर हमले की साजिश रच सकता है। पाकिस्तान क्या करेगा और आईएसएस क्या करेंगे, ये अफगानिस्तान के अंदर इस तरह के जिहादी जो एक्सट्रीमिस्ट हेट्रेड वाले लोग हैं, उनके दिमाग में भारत के खिलाफ जिहाद का पॉइजन भरेंगे और उनको वहां से वो डाइवर्ट करेंगे पीओके की तरफ और पीओके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, भारत की तरफ। तो एक तो ये रिक्रूटमेंट और मुजाहिदीन अगेंस्ट इंडिया बढ़ जाएगी आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में जो अनसर्टेनिटी के माहौल से। इससे दुनिया भर के मंचों पर पाकिस्तान कह सकेगा कि वो आतंकियों की पनाहगार नहीं है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की मदद लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भी कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे डिप्लोमैट्स को एक और बात गंभीरता से समझनी होगी कि अफगानिस्तान में तेजी से बदलते समीकरणों के बीच भारत की मौजूदगी को कैसे पहले की तरह बरकरार रखा जाए। कूटनीति के जानकार अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बेहतर ताल्लुकात तालिबान के ज्यादातर गुटों से है। तालिबान को साधने के लिए रूस, चीन और ईरान एक और सीधे तालिबान से बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भीतर खाने पाकिस्तान के जरिए भी संपर्क साधने की कोशिश में है। भारत की परेशानी यह है कि लंबे समय से दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। तालिबान से बातचीत को लोकतांत्रिक भारत की विदेश नीति के मिजाज के खिलाफ समझा जाता है। ऐसे में भारत किस रास्ते आगे बढ़े, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति अफगानिस्तान की आपदा को एक बड़े अवसर की तरह देख रहे हैं। तालिबान ने चीन को अफगानिस्तान में निवेश का न्योता और सुरक्षा देने का भरोसा देकर नया दांव चल दिया है। चीन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो अफगानिस्तान में पानी की तरह पैसा बहा सकता है, लेकिन चीन के मन में ये डर भी जरूर होगा कि बेकाबू तालिबान कहीं उनके मुल्क की सरहद में दाखिल ना हो जाए। ऐसे में चीन अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी तो बढ़ाना चाहेगा, लेकिन खुलकर कट्टरपंथी तालिबान के साथ खड़ा होने से बचना भी चाहेगा। इधर भारत के सामने चीन को रोकने की चुनौती भी खड़ी है। भले ही तालिबान लड़ाकों की रेंज से अभी काबुल दूर है, लेकिन तालिबान ने बिना लाग लपेट चीन को अफगानिस्तान में निवेश का न्योता और सुरक्षा की जुबानी गारंटी दे दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तालिबान के साथ रिश्तों को लेकर गुना भाग कर ही रहे होंगे। अफगानिस्तान के गर्भ में छिपे बेहिसाब और बेशकीमती खनिजों का हिसाब लगा ही रहे होंगे। तभी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चाइनीज इंजीनियरों को लेकर जा रही बस में धमाका हो गया, जिसमें 9 चाइनीज इंजीनियरों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने भी चीन को सुरक्षा देने का भरोसा दिया था। बड़े पैमाने पर अपने फौजियों को चाइनीज इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट की सुरक्षा में लगाया था।
ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके ने अफगानिस्तान के सुनहरे सपने में खोए राष्ट्रपति जिनपिंग को नींद से जगा दिया होगा। उनकी समझ में यह बात जरूर आ गई होगी कि तालिबान से दोस्ती दो धारी तलवार से कम नहीं है। चीन की साम्यवादी सरकार से तालिबान की दोस्ती विचारधारा के तौर पर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये मानना कि चीन पैसे कहाँ खर्च करेगा, चीन को पैसे खर्च करने के लिए कहाँ चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, वहाँ सड़कें नहीं बना सकता, क्योंकि तालिबान उसका विरोध करेगा। तालिबान ऐसी हर स्थिति का विरोध करता है जिसमें तालिबान द्वारा ये लगता है कि अफगानिस्तान का पश्चिमीकरण हो रहा है, वो उसका विरोध करेगा। वो इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो वो तो मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न टेक्नोलॉजी के भी खिलाफ है। तो चीन वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तालिबान का अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी बदख्शा प्रांत पर कब्जा हो गया है और अब हाथों में रॉकेट लॉन्चर और अत्याधुनिक राइफल टांगे सरहद से लगे चीन के शिनजियांग की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिनपिंग को डर सता रहा होगा कि कहीं शिनजियांग वीगर क्षेत्र में सरहदी बखान कॉरिडोर के जरिए उनके मुल्क में भी आतंक का कैंसर न फैलने लगे। देखिए, तालिबान को लेकर चाइना की सबसे बड़ी आशंका यही है कि तालिबान अगर उइगर मुस्लिम के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट देता है, पनाह देता है अफ़गानिस्तान में, तो वो जो शिनजियांग उनकी बॉर्डरिंग स्टेट है तो वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आ सकते हैं। लेकिन हाल ही में तालिबान ने चाइना को रुझाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि वो किसी भी तरीके से जो उइगर रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी कोई भी सहायता या सपोर्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने आह्वान किया है कि चाइना आए और अफ़गानिस्तान में उनके साथ मिलकर इन्वेस्ट करे और वहाँ की रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन में उनकी मदद करे। तालिबान के साथ गलबहियां करने से पहले चीन 100 बार जरूर सोचेगा, लेकिन बदले समीकरणों में चीन और पाकिस्तान दोनों ही चाहेंगे किसी भी तरह से अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी कम हो। माना जा रहा है कि इसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की मदद से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर हमले करवाकर खौफ का माहौल पैदा कर सकता है। इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान आगे कर सकता है। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान में पहले की तरह ही मजबूती के साथ अपने काम को अंजाम देना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी तरह की शून्यता पैदा हो। चीन और पाकिस्तान के लिए मैदान साफ मिले। भारत को अफगानिस्तान में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वहां चीन के वर्चस्व को बहुत समझदारी के साथ रोकना होगा। दिल्ली का दोस्त मॉस्को भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में चीन का वर्चस्व बढ़े, क्योंकि रूस को डर सता रहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथ कहीं अफगानिस्तान के रास्ते उसके दरवाजे तक न पहुंच जाए। तालिबान के मसले पर ईरान किसके साथ खड़ा होगा, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। तेहरान भारत से नाराज है क्योंकि भारत ईरान से तेल नहीं खरीद रहा। हाल के वर्षों में तेहरान और बीजिंग के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर हुई है। इसकी एक बड़ी वजह चीन और ईरान के बीच $400 बिलियन की डील है। ऐसे में अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को बहुत सावधानी से तय करना होगा कि कौन उसका साथ देगा और कौन विरोध में खड़ा होगा। दोहा, दोशांबे, मॉस्को, तेहरान, ताशकंद, इस्तांबुल, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान में शांति का रास्ता कहां से निकलेगा, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाने की स्थिति में कोई नहीं है। सबकी अपनी चिंताएं और हित अफगानिस्तान से जुड़े हैं। हाल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे। दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के मंच से संभावना तलाशने की कोशिश की तो दुशांबे की जमीन से ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की आग बुझाने के लिए 3 सूत्रीय फॉर्मूला सुझाया। अफगानिस्तान में हिंसा पूरी तरह खत्म करना, राजनीतिक बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाना, सुनिश्चित करना कि आतंकी गतिविधियों से पड़ोसी देश पर असर न पड़े। देखिए, जिसे उन्होंने साथ साथ 3 सूत्री जो सुझाव के साथ साथ भी उन्होंने बोला था
कि ईमानदारी से शांति वार्ता ही एकमात्र उत्तर है, और एक ऐसा समझौता जो वहां दोहा प्रक्रिया, मॉस्को प्रारूप या इस्तांबुल प्रक्रिया को दर्शाता है और इसे सबको स्वीकार्य है, वैसे समझौते या वैसे किसी भी ब्लूप्रिंट, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी तरह के जो प्रारूप है, उसका आधार मानकर ही आगे शांति समझौता किया जाना चाहिए। आवश्यक है कि अफगानिस्तान का भविष्य को उसका अतीत न बनने दे। भारत ने हर मंच से यही कहा है कि अफगानिस्तान समस्या किसी एक मुल्क की नहीं, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी की वजह से वहां के आतंकी गुटों ने सीरिया और दूसरे इलाकों की ओर रुख किया, लेकिन अब मैदान खाली है। ऐसे में तालिबान की मौजूदगी में अल-कायदा जैसे आतंकी नेटवर्क के फिर से पैदा होने के चांस बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि तालिबान की बढ़ती ताकत से रूस पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों और कभी यूएसएसआर का हिस्सा रहे मुल्कों के जरिए आतंकियों के रूस तक पहुंचने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में मॉस्को और तेहरान दोनों ही तालिबान से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। रशिया और ईरान के साथ 90s में भारत का जो इंडिया रशिया और ईरान का एक गठबंधन हुआ था, उसे रिवाइव करने की तरफ हल्का सा इशारा विदेश मंत्री ने भी किया था मॉस्को ट्रिप के दौरान, लेकिन हालात बदल चुके हैं। बट अगर किसी हद तक अगर हम सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं तो वो रशिया और ईरान से ही आ सकती है। बाकी अमेरिका और यूरोप ने तो ऑलमोस्ट मन बना लिया है कि अफगानिस्तान से पूरी तरह से अपने आप को अलग थलग कर लेंगे। अफगानिस्तान को कूटनीति की चौसड़ समझने वाले मुल्कों को ये बात भी समझनी चाहिए कि तालिबान जैसे संगठनों पर भरोसा करना भविष्य के लिए बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है। ऐसे में अफगानिस्तान मसले पर भारत को बहुत सोच समझकर अपने साझीदार का चुनाव करना होगा, क्योंकि सबके अपने हित हैं और तालिबान से अपने रिश्ते। इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी मुल्क के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण करना आसान रहा है, लेकिन उस पर कब्जा बरकरार रखना बहुत मुश्किल। 20 साल पहले तालिबान पर हमला करने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी मानते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के नतीजे बहुत बुरे होंगे। अफगानिस्तान की आपदा में अवसर देखने वाले मुल्कों को समझना चाहिए कि आग से खेलने पर अपने घर के जलने का भी खतरा होता है। ऐसे में बातचीत के जरिए अफगानिस्तान में एक शांतिपूर्ण सरकार बनाने में भारत समेत दूसरों मुल्कों को ईमानदारी से काम करना चाहिए और खुले मिजाज वाले पठानों को समझना चाहिए कि अमन और शांति में ही अफगानिस्तान की खुशहाली है। वो कैसी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चुनते हैं, ये उनका फैसला होगा, लेकिन खून खराबे से किसी का फायदा नहीं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी होगा। मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।